हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फील्ड लाइंस के बारे में देखा था। ओके, सो इस वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको समझना है। तो ये फील्ड लाइन से ही रिलेटेड पॉइंट है। फील्ड लाइंस जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे तो उसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखिए, इसको जो बेसिक डेफिनेशन है वो बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया ए इज डिफाइंड बाई, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। एक्चुअली में ई डॉट ए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। मतलब जिस भी सरफेस से पास करेगा उसके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पर थीटा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब ये है क्या चीज़, देखिए ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया ना। मैथमेटिकली हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं या थ्योरेटिकली, है ना। मैथमेटिकली तो हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब अगर हम लोग सपोज करें कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से, अगर हम लोग किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग एक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग एक नंबर फाइंड कर रहे हैं, है ना। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट वैसे भी हम लोग क्या देते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और नंबर भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग एक नंबर फाइंड कर रहे हैं। और वो नंबर है क्या, तो वो नंबर है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहा है। यही है फ्लक्स। सपोज आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया 100, सपोज करें आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया 100, तो ये 100 क्या हो गया, 100 इज फ्लक्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक मैंने एरिया दे दिया, अब यहाँ से सपोज करें एरिया मतलब कुछ इस टाइप से मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ओके। तो अगर यहाँ से मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो मुझे फ्लक्स मिला 100, तो फाई इज इक्वल टू 100 मिला। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर एरिया से 100 फील्ड लाइंस पास की हैं, है ना। इस पर्टिकुलर एरिया से 100 फील्ड लाइंस पास कर गई हैं, है ना। तो फ्लक्स का मतलब यही होता है, फ्लक्स का मतलब यही होता है। ओके, अब यहाँ पर एरिया हमेशा क्या लेना है, एरिया हमेशा लेना है आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और एरिया हमेशा क्या होता है, सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। सरफेस से नॉर्मल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर। ओके, सो चलिए मैं आपको ना अब यहाँ दिखाता हूँ कि फ्लक्स आखिरकार कैसे डिपेंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे। सारा फॉर्मूला वगैरह डिफाइन करने के बाद मैं आपको अब डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे डिपेंड किया एरिया पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एंगल पे, इन सारी चीज़ों पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे अपने पास ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया है, ओके, पर्टिकुलर एरिया। अब इस एरिया से बहुत सारे फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, देखिए, है ना। बहुत सारे फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहे हैं, ओके। या फिर आप इसको रिंग के फॉर्म में भी देख सकते हैं, रिंग वाला से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए एक अपने पास ऐसा रिंग हो गया और यहाँ से फील्ड लाइंस इस तरीके से पास कर रही हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरीके से पास कर रही हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, ये फील्ड लाइंस हो गई, ओके। अब मैं यहाँ पर उस रिंग को वापस ले आऊँगा, देखिए इस रिंग को वापस ले आया। अब देखिए आप यहाँ पर ये, अभी अगर आप इस रिंग को देखें तो इस रिंग से ये सारे फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट पास कर रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ 4 लाइंस की बात करूँगा। अब ये 4 लाइंस पास कर रही हैं, ठीक, ओके। अब इस रिंग को मैं सीधा करूँगा, है ना। इस रिंग को मैं अब सीधा कर दूंगा, ओके। तो इस रिंग को अगर मैं सीधा करूँगा तब देखिएगा आप, देखिए रिंग उतना ही है, साइज वही रख रहा हूँ मैं। सिर्फ इसको, जैसे पहले क्या था ना कि पहले ये टेढ़ा था, है ना। देखिए पहले ये ऐसे टेढ़ा था, मतलब ऐसे, थोड़ा साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है बाई मिस्टेक, है ना। देखिए पहले ऐसे था तो 4 लाइंस पास कर रही थी ना। अब इसी को मैं घुमा दे रहा हूँ ऐसे, साइज लगभग वही है ना। तो अब देखिए जैसे ये सीधा हुआ तो जब पहले
इस तरीके से था तो सिर्फ 4 लाइंस पास कर रही थी, है ना। अब जब वही सेम, मैं आपको वही सेम देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ लग रख देता हूँ। देखिए जब वही सेम लूप जब इस एंगल पर था तब 4 लाइंस, जब सीधा हो गया तो 5 लाइंस पास कर रही हैं, 1 2 3 4 5 लाइंस, 5 लाइंस। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसी सेम लूप से चेंज हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे, है ना। ओरिएंटेशन चेंज होते ही चेंज हो जाएगा बच्चों, है ना। सो अब यहाँ पर एंगल पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि जब एंगल मीन्स जब इसका एरिया इस डायरेक्शन पे था, जब थीटा एंगल पर था तब 4 लाइंस पास किया। जब इसका एरिया, है ना, जब इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, है ना, जब इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, ओके, तब यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 5 पास करने लगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप इसके लूप को छोटा कर देते हैं, देखिए मतलब एंगल पे डिपेंड कर गई तो क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो कि मैं लूप छोटा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लूप छोटा कर दिया, तो जैसे लूप छोटा करने का मतलब हुआ कि मैंने एरिया छोटा कर दिया, तो एरिया मतलब कम हो गया, है ना। तो अब अगर एरिया कम हुआ तो अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम पास करेंगे, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम पास करेंगे। अगर इसका आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तब भी कम ही पास करेंगे, है ना। जैसे क्योंकि साइज तो मैंने बहुत छोटा कर दिया ना, तो आप इसको देखिए रोटेट कीजिए, देखिए तब भी फील्ड लाइंस तो कम ही पास कर रही है इससे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल और एरिया दोनों चीज़ पे, दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जब बड़ा एरिया है तब ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जब छोटा एरिया है तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ओके, यहाँ पर एंगल भी है थीटा, ठीक है। तो ये मतलब 2 फैक्टर पे डिपेंड कर गया। तीसरा फैक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही नहीं होंगी, अगर सपोज करें यहाँ पर एक हमने एरिया ले लिया बट यहाँ पे फील्ड लाइन्स ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्या पास करेगा, कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब होना ही चाहिए, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और एरिया और एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये फॉर्मूला दिया गया था, ई ए कॉस थीटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको स्मॉल एरिया के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए, है ना, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, स्मॉल एरिया स्मॉल सेगमेंट। अब रही बात इसके यूनिट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स का यूनिट हो गया। डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या मिलता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर अपने को पूरा इसकी पॉइंट्स। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। मतलब फ्लक्स कैलकुलेट करने का मतलब हुआ कि आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लक्स में देखिए एक चीज़ कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है अपने पास, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसमें अगर आप थीटा का वैल्यू 0 करते हैं, तो थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा हो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ, तो हम लोग के पास फ्लक्स क्या मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, दैट इज ई ए मिलेगा। और अगर अपने पास मान लो सपोज करें कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आपको फ्लक्स क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा वो मिल जाएगा 0, बिकॉज कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। और ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। जैसे जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को ऐसे देखिए, अगर परपेंडिकुलर में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और लूप ऐसा होगा,
तो एरिया परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि लूप से हमेशा एरिया क्या होता है, लूप के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। अगर एंटी क्लॉक इसमें अगर एंगल यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ओके, सो देखिए ई ए कॉस 180, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या मिलेगा हम लोगों को, अपन लोगों को मिलेगा फ्लक्स माइनस में। सो अपन लोगों को फ्लक्स मिलेगा क्या, माइनस में। अब ये होगा कैसे माइनस, तो आप यहाँ पे जैसे ये एंटर करेगा ना तो आप इनकमिंग को देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो राइट वर्ड में हो गया, बट इनकमिंग के लिए एरिया जब फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे एरिया अपोजिट में हो गया, तो उस केस में आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, मिनिमम। ओके, आपको मिलेगा मिनिमम। और यहाँ पे ये आउट गोइंग हो गया ना, जब फील्ड बाहर निकल रहा तब देख रहे हैं, और यहाँ पर जब फील्ड एंटर कर रहा है तब देख रहे हैं, तो दोनों में ये डिफरेंस है। जब यहाँ पे फील्ड एंटर कर रहा है यहाँ पर, तभी हम लोगों ने फ्लक्स देख लिया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनकमिंग नेगेटिव होता है फ्लक्स एंड आउटगोइंग पॉजिटिव होता है ना, इनकमिंग नेगेटिव एंड आउटगोइंग पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। ओके, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज करें कि अपने पास यहाँ पर फील्ड लाइंस हैं, बहुत सारे फील्ड लाइंस हैं। ओके, और इन फील्ड लाइन से इस फील्ड लाइन में एक हम लोग सिलेंडर यहाँ रख देंगे। ओके, तो एक सिलेंडर हम लोग एक फील्ड लाइन में यहाँ पर प्लेस्ड करेंगे। तो अब देखेंगे कि सिलेंडर के सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास करेगा। जैसे ये सिलेंडर हो गया, ओके, ये हो गया सिलेंडर। तो अब इसका देखें आप ठीक से, तो इस वाले पॉइंट पे जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस में देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया ना, क्योंकि ये सब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिलेंडर में देखिए आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, और कर्व सरफेस से एरिया क्या रहेगा, नॉर्मल, तो वो तो परपेंडिकुलर रहेगा ना। जैसे आप जो अपने हाथ में आप पेंसिल रखे हुए हैं, या फिर जो अपने हाथ में आप पेन रखे हुए हैं, आप उस पेन का देखिए उसका जो कर्व्ड पार्ट है, जो उसका कर्व्ड पार्ट है उसमें देखिए तो एरिया आउटवर्ड बाहर की तरफ, और जो उसका रिफिल है ना, जो पेंसिल का या पेन का, उसको देखिए आप, वो क्या है, एरिया से परपेंडिकुलर। आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। तो यहाँ पर एंगल मिलेगा अपने को 90। तो कर्व्ड पार्ट से अगर हम देखें यहाँ पे फ्लक्स, तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर ई ए कॉस 90 दैट इज 0। बट अगर हम लोग यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस है पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो बी के लिए देखेंगे तो एरिया तो आउटवर्ड होता है ऑलवेज, है ना, ऑलवेज आउटवर्ड आपको एरिया कंसिडर करना होता है ना। ये रूल है कि आपको एरिया आउटवर्ड ही लेना होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। ओके, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको लेना होता है नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर देखें आप, तो जो फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस को, तो फील्ड लाइंस यहाँ एंटर किया और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है। ये जितने नंबर्स दिखा रहा हूँ उतना ही नंबर्स नहीं होंगे, और भी फील्ड लाइंस होंगे, बट आपको नीट एंड क्लीन दिखे इसके लिए मैंने सिर्फ आपको ये 5-7 लाइन ही दिखाया। बट यहाँ पे 1000 भी फील्ड लाइंस हो सकता है ना, 1 लाख भी हो सकता है। तो देखिए फील्ड लाइंस यहाँ एंटर कर रहा है, बट इधर सरफेस को लीव कर रहा है ना, सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो हम लोग कहाँ देख रहे हैं, बी वाले सरफेस पे, तो बी सरफेस पे तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है और एरिया भी बाहर हो गया। तो यहाँ पर जो आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट बी, इसके लिए आप लिखेंगे ई ए, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल होगा 0, दैट इज cos 0 1। तो आपको फ्लक्स मिलेगा ई ए एट सरफेस बी। बट एट सरफेस ए जब आप कैलकुलेट करेंगे, देन यू कैन सी एरिया फील्ड के ऑपोजिट में है, क्योंकि फील्ड यहाँ पर ऐसे एंटर कर रहा है, देखो फील्ड लाइन से ऐसे एंटर कर रहा है यहाँ पर। ओके, बट एरिया
यहाँ पर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ निकल रहा है, क्योंकि एरिया हमेशा आउटवर्ड होगा, बाहर निकलेगा, है ना, हर तरफ से। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा ना, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वी कैन से for incoming flux will be negative, but for outgoing it will be positive। तो आउटगोइंग के लिए देखिए पॉजिटिव आ रहा है, बट इनकमिंग के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एरिया और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, बट आउटगोइंग के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इनकमिंग के लिए नेगेटिव, आउटगोइंग के लिए पॉजिटिव। ये ऑलवेज ट्रू होगा, आप कितने भी डायग्राम में देखें, किसी भी डायग्राम में देखें, ये ऑलवेज ट्रू होगा। सिर्फ अभी इसी डायग्राम में नहीं, किसी भी डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो आपको ये ऑलवेज ट्रू मिलेगा। ओके, मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ यहाँ पर हेमिस्फीयर का। ओके, तो अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हेमिस्फीयर का। सपोज करें हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ओके, और ये हेमिस्फीयर का बेस हो गया, और फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, देखिए फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, है ना, फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ से एंटर कर रही हैं। तो वही सेम फील्ड लाइंस तो बाहर भी निकलेंगी ना, इस टाइप से, देखिए वही सेम फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी। जो फील्ड लाइंस एंटर करेंगी वही फील्ड लाइंस बाहर भी यहाँ से निकलेगी। ओके, सो देखिए जो फील्ड लाइंस एंटर करेंगे वही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। सो आप से अगर पूछा जाए कि आप कर्व्ड सरफेस से बताइए, है ना, आपसे पूछा गया कि आप कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना होगा आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। सो नाउ देखिए, जब ये बेस में एंटर करेगा तो इस बेस का एरिया कितना हो जाएगा। अगर इसका रेडियस, सपोज करें इसका रेडियस अगर आर है, कैपिटल आर, तो इस वाले बेस का एरिया कितना हो जाएगा। बेस तो आपको एक सर्कुलर दिखेगा ना, बेस आपको क्या दिखेगा, बेस इज जस्ट लुक लाइक अ सर्कुलर। ओके, सो बेस इज अ सर्कुलर पार्ट। सो इस सर्कुलर पार्ट से, इस सर्कल से कितना एंटर करेगा, तो इस सर्कल से जो एंटर करेगा, इस सर्कल से जो एंटर करेगा, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों के स्टूडेंट्स को ये लगता है ना कि सर पूरे स्फीयर का 4πr² होता है सरफेस का एरिया, तो हेमिस्फीयर्स तो 2πr² होना चाहिए। नहीं बच्चों, 2πr² नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस इधर इधर ऐसे नहीं है। फील्ड लाइंस क्या है, ऐसे बेस से एंटर किया, दैट इज सर्कुलर पार्ट से एंटर किया और इसे बाहर निकल गया। ओके, तो फील्ड लाइंस जितना जा रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है, फील्ड लाइंस जितना जा रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई 100 रुपीज़ देगा, है ना, तो आपके लेफ्ट हैंड में दिया और फिर आके उठा लिया आपके हाथ से, तो आपके पास क्या बचा, 0। ठीक है, बट आपसे कोई पूछेगा कि आपको दिया कितना, तो आप क्या बोलोगे, 100। बट आपसे कोई ये नहीं पूछे कि आपसे वापस कितना लिया, तो आप तो क्या बोलोगे, सिर्फ देने का पार्ट बोलोगे ना कि मेरे पास आया था 100, बट आपसे वापस 100 ले लिया गया, तो दोनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे कि आपके पास क्या रहा, 0। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा क्यों एक्सप्लेन किया मैंने वो चीज़, पैसे वाली बात। यहाँ पे आप इस सरफेस से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्व्ड। ठीक है, तो पहले आप एक काम करें, इसका बेस से निकाल लें, है ना, तो बेस से अगर आप फ्लक्स निकालते हैं तो देखिए इनकमिंग के लिए अब यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो एरिया तो हमेशा बाहर की तरफ होगा, और ये सर्कुलर पार्ट है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा πr²। तो आप लिखेंगे πr², बट ये डायरेक्शन ऑपोजिट है तो 180, तो -e πr²। एंड जितना फील्ड लाइन एंटर कर रहा है वो सब के सब बाहर निकल जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कितना बचेगा, 0। और इसके अंदर 0 तभी हो सकता है, इसके अंदर 0 तभी हो सकता है जब बेस और कर्व्ड सरफेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन अपोजिट हो। मतलब इसमें नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो नेट फ्लक्स 0 करने का मतलब हुआ कि बेस प्लस कर्व्ड इक्वल टू 0। तो बेस प्लस कर्व्ड इक्वल टू 0, तो आपको तो बेस का मालूम हो गया, कितना मालूम है, e πr² प्लस फाई कर्व्ड इक्वल टू 0। तो आपको देखिए यहाँ से कर्व्ड पार्ट का मिलेगा e
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब रही बात कि हम हेमिस्फीयर का एरिया कब लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर कब लेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न एकदम क्लियर रहेगा कि हमें कब क्या लेना है। देखिए सपोज करें, इसको नोट कर लेंगे आप सब लोग। ओके, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, पॉज करके वीडियो देखिए। सपोज करें कि हमारे पास एक इस टाइप का हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो अपने पास इस टाइप का एक हेमिस्फीयर है। ओके, और इसमें फील्ड लाइंस इधर से मतलब हर तरफ से फील्ड लाइंस ना, मतलब ऐसे इधर फील्ड लाइंस हर तरफ से निकल रही हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस को आप समझिए। इस वाले में यहाँ देखिए फील्ड लाइंस हर तरफ से निकल रही है ना, फील्ड लाइंस कहीं भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं, सभी तरफ से निकल रही हैं, है ना, फील्ड लाइंस सभी तरफ से निकल रही हैं। और इधर में देखिए यहाँ पर फील्ड लाइंस ना सिर्फ कर्व्ड सरफेस से निकल रही हैं और एंटर कर रही हैं फ्लैट सरफेस से, इधर ऐसे नहीं निकल रहा फील्ड लाइंस। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें सिर्फ जो बेस वाला एरिया था वही कंसीडर हुआ, क्योंकि उतना ही पार्ट से एंटर किया निकला। और यहाँ पर क्या हुआ, पूरे सरफेस के एरिया से मतलब निकल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एरिया क्या कंसीडर करना चाहिए, यहाँ पर एरिया हमें कंसीडर करना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन क्या लेंगे, तो अब हर जगह का अलग अलग होगा ना, यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा। तो सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको फाइनल एरिया लिखना पड़ेगा। तो फाइनल एरिया सिंपली 2 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप कर्व्ड सरफेस से निकालेंगे तो सभी का जब एरिया आप ऐड करेंगे तो वही 2 पाई आर स्क्वायर ही आपको एरिया मिलेगा और सेम डायरेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए एंगल यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा फ्लक्स वो होगा E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक। कोई अगर डाउट इसमें आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसका रेडियस वगैरह आप कंसिडर कर लें कि रेडियस इसका आर है, तो डाउट आने से आप ज़रूर इसमें पूछ लें कि क्या डाउट आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब मैं आपको और भी क्वेश्चंस इस पर अभी करवा रहा हूँ। देखिए क्योंकि क्वेश्चंस में क्या है कि जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए कि जस्ट आपके पास एक ऐसा मान लीजिए एक प्लेट है ना। आप सोचें, आप जस्ट इमेजिन करें कि आप जो आपका नोटबुक है वैसे फ्लैट हॉरिजॉन्टली आपने रख दिया है और आप नोट कर रहे होंगे, है ना। आप ऐसे अपना नोटबुक है ना, जो भी आपका कॉपी है, आप उसको ऐसे फ्लैट रखे होंगे सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और आप नोट कर रहे होंगे। तो आप सोचें कि आपने इसके एक एज पे यहाँ पे एक चार्ज दे दिया, है ना। आप जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आपने कॉपी के अपने एक साइड पे यहाँ पे चार्ज दे दिया, ठीक है। और आप अपने कॉपी को ऊपर से ऐसे देख रहे हैं। तो कॉपी को ऊपर से देखेंगे तो सोचिए कॉपी से एरिया निकल के कहाँ आएगा, आपके आइज़ की तरफ आएगा ना। एरिया निकल के आपके आइज़ की तरफ आएगा। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप एरिया निकल के आपके आइज़ की तरफ आ रहा है। तो अगर एरिया निकल के अगर आपके आइज़ की तरफ आएगा, ठीक है, तो मतलब हुआ कि इस वाले सरफेस से एरिया परपेंडिकुलर हुआ। बट यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो फील्ड लाइंस किधर जाएंगे बच्चों, तो ये फील्ड लाइंस यहाँ पर होगा इधर ऐसे ऐसे, इधर ऐसे इधर जाएगा फील्ड लाइंस, इधर जाएगा फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस तो इधर ही हो गया। तो अब इस वाले केस में अगर यहाँ पे आप फ्लक्स देखेंगे कि इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि फील्ड लाइंस तो उसी प्लेन में रह गया ना, प्लेट के प्लेन में रह गया, मतलब कॉपी के प्लेन में रह गया, और एरिया उससे परपेंडिकुलर है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फ्लक्स 0। 0 क्यों मिलेगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो और एरिया आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल 90 मिलेगा, और जब एंगल 90 होगा तो ये आपको 0 ही दिखेगा। ओके, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और कराता हूँ कोन का, कोन से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए सपोज करें हमारे पास एक ऐसा कोन है, इस टाइप से एक अपने पास कोन है। यहाँ से एक कंक्लूजन आप हमसे याद रख सकते हैं, इनकमिंग फ्लक्स
ऑलवेज नेगेटिव होगा एंड आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आप इस टाइप से यहाँ पर याद कर सकते हैं इस चीज़ को कि इनकमिंग ऑलवेज नेगेटिव एंड आउटगोइंग ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए फील्ड लाइन से ऐसे मतलब ऐसे पास कर रहा है, फील्ड लाइन से ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल जा रहा है। तो फील्ड लाइन से ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल जा रहा है। इसका जो हाइट है वो h है, ओके। तो हाइट h है। तो अगर सपोज करें आपके पास एक कोन है, जो आइसक्रीम आप खाते हैं ना कोन वाला, तो आप सोचिए कि उसको अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पर ले जाके और थोड़ा दूर से देखेंगे तो आपको एक ऐसा दिखेगा, आपको दिखेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। साइड से देखते हैं अगर आप तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है, देखिए आपसे जो पूछा गया, अब इसमें जो फील्ड है, ये फील्ड तो इधर पास कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके थ्रू जो फ्लक्स पास होगा इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू, वो बताना है आपको। तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। तो आपको तो क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, तो उसका शेप कैसा दिखेगा, देखिए आपको ऐसा दिखेगा। आपको लगेगा मतलब कि ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 2r है और हाइट इसकी h है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया से फ्लक्स पास कर रहा है। तो आप यहाँ पे कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो लिखेंगे ये होगा E, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप लिख देंगे यहाँ पे हाफ इंटू हाइट इंटू बेस इंटू ये एंगल कितना होगा 180, क्योंकि एरिया तो हमेशा आउटवर्ड होता है। तो आपको यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, -EHR। तो ये कर्व्ड सरफेस का हो गया। अगर यहाँ पे फील्ड ऐसा होता कि फील्ड ऐसे भी पास करता, तो फिर आप क्या करते, इसके बेस के एरिया ले लेते, दूसरा फील्ड होता तो, है ना। मान लीजिए इधर से फील्ड E1 पास कर रहा है, तो आप क्या लिख देते E1 इंटू πr², बट वो भी कितना होता माइनस में, ठीक है। तो ये कंप्लीटली अपने पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट हो गया, ओके। इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक। एनी डाउट होने से, कुछ भी डाउट होने से आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों गॉस लॉ ना। सो फ्लक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब गॉस लॉ देखिए, गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। जो गॉस लॉ है ना वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। देखिए फ्लक्स में क्या बोला गया कि किसी भी एरिया से जो फील्ड लाइंस पास करेंगे वो E.A होगा, मतलब फ्लक्स, ठीक है। गॉस ने क्या बोला, गॉस ने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इसने फ्लक्स के बारे में बोला है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मतलब इसने कहा, जैसे अभी आपको मैं ये दिखा रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जितना फील्ड लाइन एंटर किया उतना फील्ड लाइन बाहर निकल गया, मतलब नेट इसमें टोटल फ्लक्स कितना है 0। बट इन्होंने कहा, गॉस ने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो भी फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, जो चार्ज उसके सरफेस के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक अपने पास सरफेस है, क्लोज सरफेस स्फेयर है सपोज, तो इस स्फेयर के पास यहाँ पर क्या है, चार्ज है, चार्ज ना, इस स्फेयर के अंदर चार्ज है ना। और जो हम लोग यहाँ देख रहे थे इन सब में कहीं पर भी चार्ज अंदर में नहीं दे रहा था मैं, ठीक है, कहीं पर भी चार्ज अंदर में नहीं था। आप देखिए कहीं पर भी चार्ज नहीं था, सिर्फ फील्ड एंटर किया था और बाहर निकल गया था। बट यहाँ चार्ज दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर चार्ज मैंने दिया तो अब यहाँ पर अंदर में चार्ज है, ओके। सो इन्होंने कहा कि जो फ्लक्स होगा अब इस स्फेयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज होगा, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो भी यहाँ पर फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज्ड चार्ज होगा, जो भी सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम लोग, तो हमें मिलता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया कि किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। Q इनक्लोज्ड का मतलब हो गया सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वही अपने को यहाँ पे इंक्लूड करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये गॉस का थ्योरम हो गया, ओके। गॉस लॉ जो है
एक तरह से आप ये बोल सकते हैं इसको कि ये अल्टरनेटिव टू कूलम्ब्स लॉ है ना, गॉस लॉ को आप ये भी बोल सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव टू कूलम्ब्स लॉ है। ओके तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख भी लेते हैं कि गॉस लॉ इज अल्टरनेटिव टू कूलम्ब्स लॉ। ये अल्टरनेटिव कैसे है ये हम लोग इसके एप्लीकेशन में देखेंगे, है ना, पॉइंट्स बस आप कभी याद रखें। ओके इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि फ्लक्स को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था। हम लोगों ने फ्लक्स को डिफाइन किया था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फ्लक्स को डिफाइन किया था। और गॉस ने फ्लक्स को क्या डिफाइन किया, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, दोनों फ्लक्स को ही डिफाइन कर रहे हैं दोनों फॉर्मूला। दैट मीन्स कि हम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फॉर क्लोज्ड सरफेस आप किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर स्मॉल है तो आप डी लिखिए, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये भी क्या था अपने पास, फ्लक्स ही था और ये भी फ्लक्स है, तो दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे आपको इसके एप्लीकेशन में दिखेगा, जो एप्लीकेशन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, है ना। गॉस थ्योरम का जितने भी एप्लीकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी सिर्फ मैं गॉस लॉ बता रहा हूँ, गॉस थ्योरम बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने है क्लोज सरफेस के लिए, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। और इसके ऊपर जो सर्कल है, इस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन के साइन को। ओके सो ये हो गया गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए गॉस ने सिंपल कहा है कि चार्ज जो भी इनक्लोज्ड होगा उसी पर डिपेंड करेगा, मतलब चार्ज के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज इसके सेंटर पे है कि चार्ज सरफेस के जस्ट अंदर। चार्ज यहाँ पर होगा तब भी फ्लक्स उतना ही होगा, चार्ज सेंटर पे होगा तब भी फ्लक्स सेम रहेगा, चार्ज इधर में रहेगा तब भी फ्लक्स सेम रहेगा। मतलब फ्लक्स जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गॉस, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड बॉडी के अंदर कैसा कहाँ पर है चार्ज, इससे मतलब नहीं है उसको वो इंडिपेंडेंट है। सेकंड इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, ठीक है, एंड साइज, मतलब बॉडी का शेप एंड साइज कैसा है, क्लोज्ड बॉडी का शेप एंड साइज कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको फ्लक्स में दिखाया था कि इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज क्या होगा, इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। वाइल आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, वाइल आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा बच्चों, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आउटगोइंग पॉजिटिव होगा, इनकमिंग नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ जो है ये है क्यू इनक्लोज्ड, इसका मतलब हुआ कि चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है सिर्फ वही कंसीडर करना है। और जो अब यहाँ जो राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके राइट साइड में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो क्यू इनक्लोज है, तो ये क्यू इनक्लोज से बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा उसी पे डिपेंड करेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, सारे चार्जेस पे, इनसाइड आउटसाइड सभी पे, है ना। तो ये होगा ई डिपेंड्स ऑन आउटसाइड एंड inside charge of the closed body। तो क्लोज्ड बॉडी के अंदर में या बाहर में
जो भी चार्ज है उन सभी चार्जेस की वजह से ये ई होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के अंदर चार्ज है उसकी वजह से भी होगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा, और बॉडी के बाहर भी चार्ज है तो उस पर भी डिपेंड करेगा, सभी पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सपोज जैसे हमारे पास एक बॉडी है, कुछ ऐसे आर्बिट्रेरी शेप में है, और यहाँ पर चार्ज हो गया Q1, Q2, -Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि E किस पे डिपेंड करेगा, तो E के लिए लिखेंगे डिपेंड्स ऑन, E डिपेंड्स ऑन ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस का मतलब हो गया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। ओके, ये -Q3 है। अब यहाँ पे Q इनक्लोज्ड क्या हुआ, तो Q इनक्लोज्ड हुआ Q1, Q2, -Q3 प्लस Q4। तो इनसाइड में सिर्फ 4 ही चार्ज हैं, बॉडी के अंदर चार ओनली 4 चार्जेस हैं, तो ये Q इनक्लोज्ड हो गया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से डिपेंड करेगा, है ना, सभी की वजह पे डिपेंड करेगा। रीज़न क्या है उसका मैं आपको समझा रहा हूँ दूसरा एक और एग्जांपल लेकर के। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, मान लीजिए ऐसा, है ना, यहाँ पे 2 चार्ज ले रहा हूँ मैं, एक Q1 और एक आउटसाइड में Q2। तो Q2 से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो फील्ड लाइंस ऐसे पास करेंगी। तो जो भी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, मतलब Q2 से निकल रही हैं, वो बॉडी से कम्प्लीटली, देखिए बॉडी से ऐसे एंटर किया तो बॉडी से बाहर भी निकल गया, है ना। बट बॉडी के मतलब अंदर तो फील्ड लाइन एंटर किया ना, बॉडी के अंदर तो फील्ड लाइन एंटर किया, ठीक है। तो अगर हम सिंपल एक पॉइंट चार्ज है मान लीजिए यहाँ पे Q2, तो इस Q2 की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और R डिस्टेंस है, तो आप क्या लिखेंगे KQ2/R²। तो आप फील्ड तो बता ही सकते हैं, ओके। अब यहाँ देखिए आप इस पे Q1 पे, तो Q1 से जो फील्ड लाइन निकलेगा, देखिए ये 2 डायमेंशनल जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है, तो आपको ऐसा लगेगा कि फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, बट कट नहीं कर रही है एक्चुअल में, है ना। ये फील्ड लाइन्स आपको यहाँ पे कट करता हुआ दिख रहा है क्योंकि 2 डायमेंशनली में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि शायद कट कर रहा है, सर ने कहा था ये कट नहीं करेगा, तो ये एक्चुअल में कट नहीं कर रहा, बट 2 डायमेंशनली है तो आपको कट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब इस Q1 की वजह से देखिए, Q1 की वजह से जो फील्ड लाइन्स हैं वो सिर्फ बाहर निकल रही हैं, सिर्फ बाहर निकल रही है ना, आया कहीं से नहीं है। मतलब ये जो फील्ड लाइन्स है ये सब, ये कहीं से आया नहीं है, सिर्फ ओरिजिनेट हुआ यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा। बट ये जो Q2 है इसका देखो, फील्ड जितना एंटर किया उतना बाहर भी निकल गया, मतलब जितना आया उतना बाहर निकल गया, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो फ्लक्स है ना, अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो इसकी वजह से फ्लक्स 0 है इस बॉडी के अंदर, क्योंकि जितना एंटर किया उतना बाहर निकल गया। बट Q1 की वजह से फ्लक्स 0 नहीं है, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, तो फ्लक्स यहाँ पर होगा, ओके। बट अगर हम फील्ड की बात करें तो इसकी वजह से भी फील्ड यहाँ पर होगा KQ2/R², है ना, R2², R2 जो भी हो, और इसकी वजह से भी फील्ड यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दोनों की वजह से फील्ड यहाँ पर होगा, ओके। सो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, दोनों की वजह से ही यहाँ पर फील्ड होगा, ठीक है, ओके। अब इसका एप्लीकेशन और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं गॉस थ्योरम पे, ये हम लोग करेंगे अब अगले क्लास में, ओके। सो अगले क्लास में मैं आपको, अभी सिर्फ थ्योरी आपको मैंने बताया है गॉस लॉ का, गॉस स्टेटमेंट। अब इस पे बेस्ड जैसे कि हम लोग क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखेंगे तो कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। अगर हेमिस्फीयर के हम लोग बेस पे रखेंगे तो कितना पास करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ओके। और इवन एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम का, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी सब चीज़ें। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो बच्चों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप बहुत एंजॉय करोगे इस चैनल को, ओके। कोई फालतू की बातें नहीं होंगी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी और कुछ नहीं।